मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की प्रभारी सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक सम्माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिनेश प्रताप जी, माजरा डबास के आए हुए किसान नेता सतबीर जी, ओम प्रकाश जी, सतबीर फौजी जी, अजीत सिंह जी, महेंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरे सामने उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि कोरोना के इस काल के समाप्त होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बैठक दिल्ली देहात में रखी और निश्चित रूप से दिल्ली देहात जिस तरफ चलता है दिल्ली भी उसी तरफ चलती है। कांग्रेस ने अपने 70 साल के राज में सबसे ज्यादा परेशानियां खड़ी करी तो दिल्ली देहात में खड़ी करी। दिल्ली के देहात की बहुत सारी जमीन लंबे समय तक एक्विजिशन में अटकी रही। बाद में भूमि संशोधन कानून आया लेकिन लोगों को ढंग का मुआवजा कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम दिल्ली में कई विकास योजनाओं को लेकर के आए। मेट्रो से लेकर सारी योजनाएं मदन लाल खुराना जी और साहिब सिंह जी की जोड़ी ने मिलकर के दिल्ली में लागू करने का प्रयास किया और साहिब सिंह जी ने तो दिल्ली को बदलने के लिए दिन रात मेहनत करी। लेकिन मुझे नहीं पता कि दिल्ली की किस्मत में कहां से हमारे आप पार्टी वाले आए और पिछले आपके कार्यकाल में, आपके माने केजरीवाल जी के कार्यकाल में, अगर सबसे ज्यादा उपेक्षा किसी को झेलनी पड़ी तो दिल्ली देहात को ही झेलनी पड़ी। आज यहां का नेतृत्व, आज यहां के विकास की संभावनाएं, आज यहां से आगे बढ़ने की संभावनाएं, उस पर आप पार्टी का ध्यान नहीं है। और राजनीति के जिस स्तर पर जिस तरीके का झूठ बोला जा सकता है वो सारा झूठ बोलने का काम ये केजरीवाल जी की पार्टी कर रही है। उनको दिखना चाहिए हिंदुस्तान में कहां पर झूठ की बोरियां खुल सकती है, वो वहीं पर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए, हमने पहले दिन से ये वादा किया कि हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। हिंदुस्तान को जब आजादी मिली तो देहात का आदमी 1 रुपया कमाता था, शहर का आदमी 2 रुपया कमाता था। ये जो एक दूसरे की कमाई का अंतर था ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के राज में देहात में कमाई 1 रुपया थी तो शहर में 7 रुपया हो गई। और इसलिए दो ही चीजें हुई, या तो देहात की जमीनें सारी बिककर शहर में चली गई या देहात के आदमी देहात छोड़कर शहर में चले गए, क्योंकि देहात में इनकम की सारी चीजें बंद हो गई। जब मोदी जी की सरकार आई तो हिंदुस्तान के हर गांव में, दिल्ली में तो बिजली बहुत पहले से है, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे गांव हैं जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। और पहला भाषण नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में भी कहा और आजादी के 15 अगस्त को लाल किले पे भी कहा कि मेरा जब पहला कार्यकाल पूरा होगा तो हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली होगी। 2014 में हम सरकार में आए थे, 2019 में जब दोबारा वोट मांगने पहुंचे थे तो हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंची थी। हिंदुस्तान में 99 से ज्यादा कृषि परियोजनाएं ऐसी थी जो एक गांव से, जिन परियोजनाओं को पूरा करने में एक लंबा समय लगा था, विभिन्न राज्यों के बीच में परियोजनाएं अटकी हुई थी। उन योजनाओं को 90% पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले 5 साल में किया। हिंदुस्तान के हर गांव तक ये अकाउंट खोलने का काम, जनधन खाता खोलने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और उसी का सबसे बड़ा परिणाम था कि जब कोरोना का कार्यकाल आया तो 35 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए,
10 करोड़ किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि, लगभग 6 करोड़ खातों में वृद्धावस्था पेंशन और उसके अलावा 8 करोड़ बहनों के खातों में उज्ज्वला की सब्सिडी को देने का काम ये हम इसीलिए कर पाए कि मोदी जी ने 35 करोड़ जनधन अकाउंट ये पहले खोल के रखे थे। हमने पूरे हिंदुस्तान में योजनाएं लागू करी। गरीबों के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड लागू किया। लेकिन मैं जो मूल बात कहना चाहता था और जो मोदी जी की पूरी इच्छा थी कि किसानों की दुगनी इनकम कैसे हो। आज आप हिंदुस्तान में कोई मोबाइल दुनिया का कहीं बेच सकते हो, लेकिन किसान अपनी फसल को नहीं बेचता क्योंकि असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ जाता है। आज कोई व्यक्ति अपने दुकान के लिए किसी चीज के लिए कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसान नहीं कर सकता क्योंकि किसान को बंधन में बांध रखा है। आज किसान अपनी फसल को नहीं बेच सकता क्योंकि सरकार का बंधन उस पर लगा रहता है। अगर हमको खेती को वास्तव में लाभकारी बनाना है तो सबसे पहले खेती को बंधनों से मुक्त करना होगा, और खेती को बंधनों से मुक्त करना होगा इसी के लिए किसानों के 3 बिल मोदी जी लेकर के आए। मैं पूरे देश में घूमता हूं। मैं पार्टी के बिहार का प्रभारी हूं, गुजरात का प्रभारी हूं, बंगाल जाकर के आया, उत्तर प्रदेश जाके आया। कहीं किसानों में कोई रोष नहीं है, कहीं किसानों में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ये किसान आंदोलन चला, आजादी के इतिहास में इतनी ज्यादा बार अगर किसी सरकार ने बात करी तो केंद्र सरकार ने करी, और हमने हर बार कहा कि आप बताइए इसमें गलत क्या है। सबसे पहला विषय चलता है एमएसपी का। आज मैं आपके सामने वापस से कहना चाहता हूं, एमएसपी था, एमएसपी है, और जब तक मोदी जी एमएसपी रहेगा किसानों के एमएसपी को कोई नहीं छीन सकता। हम जानते हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, और ये जो उचित मूल्य एमएसपी का है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कहा, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ही एमएसपी के मूल्य को निर्धारित किया। और किसानों के एमएसपी के मूल्य को दलहन तक और सब जगह तक ले जाने का जो विषय है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इसलिए एमएसपी में किसानों के फसल के लाभकारी मूल्य को छेड़ने की कोई भी बात इस सरकार ने हमेशा कही है कि किसी भी प्रकार से एमएसपी की व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। तो दूसरा विषय आता है कि किसानों की मंडी का क्या होगा। सरकार ने हमेशा यह कहा है कि हम मंडी को समाप्त नहीं कर रहे हैं। ये नए तीनों कानून मंडी को समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन माजरा डबास आने का अगर एक रास्ता है, ट्रैफिक अगर बढ़ गया है तो दूसरा हाईवे देने की तैयारी है। और इसलिए किसान जो मंडी में बेचना चाहते हैं वो मंडी में बेचे, जो मंडी में ना बेचकर इसका उचित मूल्य कहीं और लेना चाहते हैं उनके लिए एक नया रास्ता देने की तैयारी है। ये मंडी को रखते हुए एक नया वैकल्पिक मार्ग देने की तैयारी है जो किसानों के भविष्य की संभावनाओं के द्वार को खोलता है। तीसरा विषय, किसानों की फसलों को, किसानों की उपज को हम अंतरराज्य व्यापार नहीं कर सकते। और हम अंतरराज्य व्यापार इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बांध लिया है। आज फसल ऐसी नहीं रही है। आज खेती में अगर कोई लाभकारी है तो केवल गेहूं और चावल नहीं है, केवल गन्ना नहीं है। आज खेती में लाभकारी के लिए हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, तरह तरह की चीजों में आज दुनिया में बाजार एक नई ताकत के साथ खड़ा हुआ। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें 12% हिस्सा हमारे गांव और फसलों का है। और दुनिया में जितना भी फसलों से लेकर फलों का उत्पादन होता है, हिंदुस्तान का उसमें योगदान 8% है। लेकिन दुनिया के जितने भी फलों, व्यापार और फसलों का भाग है उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा 2% है। जिस दिन अपने दुनिया में अपने फसलों और अपने फलों की भागीदारी के हिस्से को बढ़ा दिया, उसी दिन इस देश का किसान दुगनी नहीं, तिगनी और चौगनी इनकम लेकर के अपने को खुशहाल कर सकेगा। हमारे विपक्ष के नेता ये तो चाहते हैं कि किसान के बेटे के हाथ में कंप्यूटर आ जाए, लेकिन कंप्यूटर से वो दुनिया के साथ अपनी फसल और अपने गांव की ताकत के साथ न जुड़ सके। आज हमारी सरकार आने के बाद
हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना लेकर के आए हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है और जहां जहां पर पूरे देश में नई क्रांति आई है, किसान जब सामूहिकता के साथ आगे आते हैं, किसान अपनी ताकत के साथ आगे आते हैं, एक अकेला हाथ कुछ नहीं करता, लेकिन जब मुट्ठी बन जाती है वो मुट्ठी की ताकत हमेशा ज्यादा मजबूत होती है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान में 150 से ज्यादा बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स हैं, हिंदुस्तान में 150 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान में कई सैकड़ों की संख्या में आईसीसीआर के नए कृषि के शोध संस्थान है। हमारे पास कृषि का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो कृषि का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको नई तकनीकी और नए बाजार के साथ जोड़कर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों के नए कॉमर्शियल और एग्रीकल्चर संगठन को आगे बढ़ाने का काम, इसको करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक परिवर्तन लेकर के आई है। लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये पंजाब में लागू हुई, हरियाणा में लागू हुई, उड़ीसा में शुरू हुई, बंगाल की सरकार लेकर के आई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक बात बहुत स्पष्ट कर लेना, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट केवल किसान की फसल का है, किसान की जमीन का मालिक किसान है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। यह भी बात को आप लोग अपने ध्यान में रखना। मैं सब बातों पे बात करने को तैयार हूं और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम किसान नेताओं को भी कहना चाहते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। आप आइए, खुले मन से बात करिए। सरकार ने कभी बात करने को नहीं रोका, लेकिन सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसान और देहात की आय बढ़नी चाहिए और उसको बढ़ने के लिए हमको नए कदम उठाने पड़ेंगे। पर मुझे पता नहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मन में क्या है, मुझे पता नहीं गांव के बारे में उनकी कल्पना क्या है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान में जब हम सरकार में आए थे तो एक राज्य में 3 या 4 मेडिकल कॉलेज होते थे। पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी का पहला कार्यकाल आया, हर 3 लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज है। मैं यहाँ बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये दिल्ली देहात है और मेरे को यहाँ दोबारा भी आना पड़ेगा। 2024 में जब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल पूरा करेगी, हिंदुस्तान के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। उस योजना पे हमारी सरकार आगे बढ़ी है। जब मोदी जी की सरकार आई थी तो देश में 65 एयरपोर्ट थे, आज 101 एयरपोर्ट है और सरकार इसी गति से काम करती रही तो आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में 165 एयरपोर्ट होंगे। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए देश की जो हमारे पोर्ट्स हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का काम किया है, देश के हाईवेज को बढ़ाने का काम किया है और किसानों की फसलों के लिए पूर्वोत्तर भारत से, बिहार से हमारे किसानों की काफी सारी नदी के क्षेत्र में सब्जियां पैदा होती थी, इसलिए किसानों के प्रोडक्ट को सीधा मार्केट तक लाने के लिए किसान रेल चलाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक जोड़ने का, वेयर हाउसिंग को गांव तक जोड़ने का ये काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हम जानते हैं कि इस देश का जो छोटा किसान है वो जब फसल बोने जाता था तो उसके लिए 2000 रुपए की कीमत, 2000 रुपए की रकम एक बड़ी रकम होती थी। उसका कारण यह था कि उसको खाद के लिए, बीज के लिए छोटा पैसा, सामान्य पैसा चाहिए होता था। आज देश के 10 करोड़ किसानों के खातों में हर साल 6000 रुपया किसान सम्मान निधि का पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 5 साल का बजट कांग्रेस का देखेंगे और 5 साल का बजट हमारा देखेंगे तो कृषि बजट को भी तिगुना करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इस बार जब हम बजट लेकर के आए हैं तो 1 लाख करोड़ रुपया ये कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम गांव और देहात से निकले हुए लोग हैं। इस बात को आप तय मान करके चलना कि इस देश में जो सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है वो गांव, गरीब और किसान की सरकार है और इसलिए हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जो लोग अपने मन में ये संकल्प न रखते हो
कि वो थोड़े से विषयों को भरमा करके कुछ समय के लिए लोगों को भरमा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अंतिम जीत सत्य की है। सत्य नरेंद्र मोदी जी के साथ है और हम देश, गांव और किसान की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे। आज बाजरा डबास में इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने जो इस पूरी सभा को समर्थन दिया, मैं यहां कहना चाहूंगा कि कृषि क्षेत्र के एक एक बिंदु को लेकर के आपको गांव और देहात में जाना चाहिए और जिस विकास की संकल्पना में हम भारत को बढ़ाना चाहते हैं और जो आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप मोदी जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सब काम करें। जय हिंद, जय भारत।